हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का जो अपडेटेड सिलेबस है और जो हम कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टडी करेंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो वो भी बहुत है, हम उसी के बेस पे कंप्लीट एट द एंड तक कि हमारे इस सिलेबस में कितना कुछ है और क्या क्या हमें पढ़ना है और किसको डिटेल में कितना पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम सब कुछ कवर अप करेंगे। मतलब ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, 1 घंटे या 1.5 घंटे की होगी, जिसमें हम कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड को कर लेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो तो उसके लिए भी बेनिफिट है, आप अगर स्टार्ट किया आपने यूजीसी नेट की तैयारी तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो रिसर्च, जैसे ही रिसर्च के नाम से आपको पता चलता है रिसर्च, रिसर्च का पूरे का मतलब हमारा क्या होता है, टू फाइंड आउट समथिंग। कि रिसर्च हमें दोबारा से कुछ हम फाइंड आउट कर रहे हैं, टू फाइंड आउट समथिंग। लाइक उसमें का आप इन्वेंशन कर रहे हो, कोई इनोवेशन कर रहे हो, मतलब किसी भी नॉलेज के अंदर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज है, सोशल साइंस है या साइंस है, हमारी हर एक में जो होती है रिसर्च होती है, जिसमें हम टू फाइंड आउट समथिंग रिसर्च के लिए करते हैं। तो जो हमारी एडवांस लर्निंग की बात करते हैं, एडवांस लर्निंग में जो हमारे रिसर्च की जो फुल फॉर्म थी, हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, एडवांस लर्निंग क्या कह रही है। इसमें रिसर्च में हम करते हैं केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, केयरफुली हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, जो हम रिसर्च के लिए कर रहे हैं। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी करना किसी भी उसका, एंड जो हमारा स्पेशल जिसमें हम सर्च कर रहे हैं, जो न्यू फैक्ट्स को हम फाइंडिंग्स हो, न्यू फैक्ट्स एंड फाइंडिंग को सर्च कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो केयरफुली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं टू द एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारी पूरी डेफिनेशन बन जाती है। किसकी बन रही है हमारी डेफिनेशन, जो एडवांस लर्निंग है। एक हमारी क्रैसवेल ने एक थ्योरी दी थी। क्रैसवेल ने क्या बोला था, क्रैसवेल सबसे पहले इसी ने हमें बताया था, इसका क्या था, इसने बताया था जो हम सेट ऑफ प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रोसेस के हम यूज़ कर रहे हैं, सेट ऑफ प्रोसेस, हमारे प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, सेट ऑफ प्रोसेस हो गए, या हमारे जो कलेक्शन के तरीके होते हैं, एंड द एनालिसिस इंफॉर्मेशन, हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी रिसर्च के लिए, एनालिसिस इंफॉर्मेशन किसके लिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, टू इंक्रीज़ द अंडरस्टैंडिंग, टू इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हम इंक्रीज़ कर रहे हैं कोई भी जो नया टॉपिक होता है और हमारा इशू होता है उसके अंदर। तो डायरेक्टली इसका यही मानना है, ये हमारा एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं और हम एनालिसिस करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ओवर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द न्यू टॉपिक और इशू। तो क्रैसवेल ने जो हमें बताया था, उसने क्या बोला था, क्रैसवेल ने कहा था जो हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च हमारी हम साइंटिफिक होती है। ठीक है, हम साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं कुछ भी, और ये हम सिस्टमेटिक वे में करेंगे। इसको हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते, हम बिल्कुल सिक्वेंशियली चलेंगे। इसका हमारा मेन मकसद होता है जो प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं, हम इंक्वायरी करना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी नॉलेज में, किसी भी सब्जेक्ट में, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी हो गया, और हमारा इन्वेस्टिगेशन, तो हम किसी भी उसमें नई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नया फाइंड आउट कर रहे हैं नॉलेज में इंक्रीमेंट करने के लिए, और हम इंक्रीज़ करते हैं नॉलेज अपनी। तो ये हमारा क्रैसवेल ने हमें बताया था कि रिसर्च क्या होता है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे रिसर्च के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो रिसर्च के जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे कुछ 7 होते हैं। तो उसकी वो आप अगर आप मैं आपको पढ़ाऊँगी तो उसके आपको सीक्वेंस में ही याद करना है। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हमारे क्या कह रहे हैं कि हम जो भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, टू डिस्कवर द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। ठीक है, हमें आंसर करना है जो हमने क्वेश्चन अपना फाइंड आउट करा, उसका आंसर टू अ क्वेश्चन। किस लिए कर रहे हैं हम, टू फाइंड आउट द न्यू नॉलेज, और थ्रू हम साइंटिफिक प्रोसीजर के थ्रू हम एक नई नॉलेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके जो 7 स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में 7 स्टेप होते हैं। पहले हमें गेन फैमिलियरिटी होना पड़ेगा, जो हमारा टॉपिक होगा उसके लिए हमें फैमिलियरिटी होना पड़ेगा। जो भी हम न्यू फिनोमेना सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें फैमिलियर होना पड़ेगा, उसके लिए हमें काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी। जो इसका सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, हमें अब फैमिलियरिटी तो मिल गई, फिर हमें रिव्यू एंड सिंथेसिस करना है। ठीक है, रिव्यू एंड सिंथेसिस कर रहा है जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जितनी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो हमने न्यू कवरअप करी है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करनी है। हमें इन्वेस्टिगेट करना है सम एक्सटेंसिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, जो हमारा
एग्जिस्टिंग कर रही हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी सिचुएशन आ रही है, कोई इशू आ रहा है उसके रिगार्डिंग, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या क्या सिचुएशन और प्रॉब्लम्स हमारी आ रही है। इसके बाद हमें प्रॉब्लम मिल गई, तो प्रॉब्लम के बाद हमें क्या करना पड़ता है, ऑफर करना पड़ता है एक सॉल्यूशन, जो हमें प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद हमारा 5th स्टेप आ जाता है इसके अंदर, हमें फिर एक्सप्लोर करना है। सॉल्यूशन तो दे दिया, अब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे एंड एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, जो हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसका वो सही है या नहीं है, उसको हम टूवर्ड्स मोर जनरल इशू की तरफ देखते हैं, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसको जनरल इशू के टूवर्ड्स हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट क्या कहता है, हमने सारी चीज़ें कर ली है, फिर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, क्या कंस्ट्रक्ट किया है, न्यू प्रोसीजर को, जो हम नया प्रोसीजर बना रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्ट द न्यू प्रोसीजर। इसके बाद हमारा लास्ट आता है जनरेट न्यू नॉलेज, हम जनरेट कर रहे हैं न्यू नॉलेज को। ठीक है, हमें प्रोसीजर सब कुछ पता चल गया, अब एट द लास्ट में हमने क्या नई नॉलेज बना ली है। तो ये हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई होप आपको समझ आ गया। अब आगे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। ये हमारी वर्ड्स बहुत हम यूज़ करेंगे। तो मेटाफिजिक्स जो होती है हमारी, जब भी बात करते हैं तो ये हमारी ब्रांच ऑफ फिलोसफी होती है। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिलोसफी। अब फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिलोसफी हमारी होती है जब हम डील करते हैं किससे, एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि हम मतलब एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कि आपका जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं है, आप जो अपनी सोच से बनाते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से जो डील करते हैं वो होती है। इसमें हमें जो काम करना पड़ता है वो बेसिकली एक ही है, हमें उस चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ती है, उसकी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए और उसके स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। उसी के थ्रू ये इंटीमेटली किससे कनेक्ट हो जाती है, हमारी कनेक्ट हो जाती है एपिस्टेमोलॉजी से। ठीक है, ये हमारी कनेक्ट हो जाती है एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, हमें इसको पढ़ना है। एपिस्टेमोलॉजी होती है जो हमें नॉलेज की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी हमारी हो रही है जो कि हम स्टडी ऑफ नॉलेज की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ ट्रूथ, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके ट्रूथ की तरफ जब जा रहे हैं, तो ये हमारा स्टडी ऑफ नॉलेज होता है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे मेटाफिजिक्स के लिए, जिसमें हम ट्रूथ की स्टडी करते हैं, क्या सच है उसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। अब ये हमारे डील करता है किस किस चीज़ से, जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक ये हमारा डील कर रहा है जो हमारा ओरिजिन होता है, नेचर होता है, जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रू नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हमने मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा हमने नेचर यूज़ करा है, हमने उसका क्या स्कोप रखा है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। अब जो एपिस्टेमोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने स्टडी किया था, किसने इसको यूज़ किया था, वो हमारा फ्रेडरिक फेरी ने। ठीक है, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, एक बार पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। फ्रेडरिक फेरी ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। अब फर्दर क्या आ जाता है, जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी होती है, अभी मैंने एपिस्टेमोलॉजी बता दिया। एपिस्टेमोलॉजी के पास भी हमारे 2 वेज होते हैं। क्या 2 वेज होते हैं, किस चीज़ के होते हैं, 2 वेज होते हैं जिससे हमें नॉलेज मिल रहा है, एक्वायर कर रहे हैं हम नॉलेज। वो कौन कौन से होते हैं, हमारा फर्स्ट होता है रैशनलिज्म, जो कि हमारे फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। सेकेंड हमारा होता है एम्पेरिज्म। अब हम रैशनलिज्म की जब बात कर रहे हैं तो रैशनलिज्म हमारे क्या होता है, जो हमारा फैक्ट्स होते हैं, लॉजिक होते हैं, जो रीज़न होते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये हमारी बात करता है। तो नॉर्मली आप फैक्ट को लेके चलते हो, जो हमारे फैक्ट होते हैं, लॉजिक होते हैं, उसके ऊपर। एम्पेरिकल हमारी बात करता है सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमने खुद से एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसकी बात हमारा एम्पेरिज्म करता है। जिसमें क्या कहता है, अल्टीमेटली जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो पूरा ऑल ओवर नॉलेज का होता है। तो हमने जो स्टार्ट किया ना, उसको हमें कंक्लूजन पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी तरफ से पहुंचना पड़ता है, वो हमारा एम्पेरिज्म होता है। अब यही चीज़ें जो है ना, हम आगे जैसे क्वालिटेटिव पढ़ेंगे, इंडक्टिव पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये वर्ड्स आएंगे, तो इसलिए आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अब हमारी बात आते हैं रिसर्च के पैराडिग्राम होते हैं कुछ, वो क्या क्या होते हैं रिसर्च के पैराडिग्राम, वो भी हमारे उसके थ्रू भी हम क्या है ना, 2 वेज में हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज। ठीक है, इसमें भी हम 2 वेज में नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। वो 2 वेज कौन से होते हैं, इसके अंदर हमारे जो 2 वेज आते हैं, पहला हमारा आ जाता है पॉजिटिविस्ट पैराडिग्राम,
और जो हमारा सेकंड आता है इंटरप्रिटेटिव। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, हमें इसके बीच में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब जब पॉजिटिविस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं जो हम साइंटिफिक अप्रोच लगा रहे हैं। अब हम साइंटिफिक अप्रोच किस चीज़ में लगाते हैं, है ना, साइंटिफिक अप्रोच को हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अब क्वांटिटेटिव में बात करते हैं। ठीक है, जो हमारी क्वांटिटेटिव की जब बात आ जाती है कि हम क्वांटिटेटिव वे में जब स्टडी कर रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, जब हम किसी डाटा से डील कर रहे हैं, किसी हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगा रहे हैं, तो वो चीज़ होते हैं। इसमें हमें पॉजिटिविस्ट में हमें जवाब देना पड़ता है, किन सारी चीज़ों का हमें आंसर देना पड़ता है। इसमें हमें आंसर देना पड़ता है कि हाउ, ये कैसे हुआ है, कैसे, इसके हमें सजेशंस निकालने पड़ते हैं। तो जब क्वांटिटेटिव की बात होती है तो ये हमारी बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टडी होती है और ये हमारी रिलायबल भी होती है। अब स्ट्रक्चर वे में तो रिलायबल भी है, और इसके बाद जो इसका डाटा होता है बहुत लार्ज स्केल पे हम यूज़ कर सकते हैं। लार्ज स्केल पे जब भी क्वांटिटेटिव की बात आती है तो हमारी क्वांटिटेटिव होती है डीजीपी, डिडक्टिव। ठीक है, डीजीपी, क्योंकि जर्नल, क्वांटिटेटिव हमारे बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन पे काम कर रहा है, तो जर्नली हमने कहीं से भी पॉपुलेशन में से डाटा ले लिया और वो हमारी जो पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है ना उस पर भी लग रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी तो ये बोल रहा है कि लार्ज स्केल पे हो रही है, स्टैटिस्टिकल है, ये हमारी स्टैटिस्टिकल है और हम इसको बाद में अपनी पॉपुलेशन पे पूरी पे लगा सकते हैं, तो ये हमारी डिडक्टिव होती है। ऐसे ही आप आगे जाके एक और वर्ड पढ़ोगे जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविस्ट होता है। पोस्ट पॉजिटिव इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। लाइक जैसे पॉजिटिविस्ट कहता है क्वांटिटेटिव, इसने जो रिसर्च कर दी, हाँ जो है वो है, उसको जो मानना है वो मानना है कि वही रहेगा। बस पोस्ट पॉजिटिविस्ट में आता है हमारा क्वालिटेटिव, कि हम इसमें स्टडी करते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, खुद के जो सब्जेक्टिव लेते हैं अपनी मर्जी से, अपने हिसाब के, जिसमें हम फैक्ट्स भी लगाते हैं, लॉजिक भी लगाते हैं, उसके ऊपर उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंटरप्रिटेटिव। इंटरप्रिटेटिव क्या होते हैं, हमारी ये क्वालिटी के ऊपर होते हैं स्टडी, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव की बात आती है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गई, इसमें सैम्पलिंग हम अपने उसके हिसाब से लेते हैं, अपने मतलब जब हम फ्लैक्सिबल होते हैं, मतलब अपने हिसाब से जैसे हमें सैंपल मिल रहा है हम उसी के बेस पे करते हैं, तो ये हमारी फ्लैक्सिबल रिसर्च होती है। इसके अंदर भी वैलिड मेथड हो रहे हैं, पर ये स्मॉल स्केल की स्टडी होती है। ठीक है, लार्ज स्केल नहीं, स्मॉल, थोड़े से हम सैंपल लेके कर लेते हैं, इंटेंसिव डाटा लेते हैं, फिर उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें जो स्टडी होती है हमारे डिस्क्रिप्शन बेस पे होती है। लाइक डिस्क्रिप्शन स्टडी जो होती है, क्या हमने देखा है, क्या हमने सुना है, क्या हमने महसूस किया है, क्या हमने परसेप्शन किया है, वो सारी चीज़ें हमें इंटरप्रिटेटिव जो पैराडिज्म है हमें उसमें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं हम, जैसे मैंने रिसर्च के बारे में आपको बता दिया था कि सिस्टमेटिक स्टडी होते हैं। अब इसके कुछ रिसर्च के करैक्टर्स होते हैं, तो रिसर्च के कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे से उसमें हम इसको कवरअप कर लेंगे, तो ज़्यादा परेशान मत होना। तो रिसर्च के टोटल कितने करैक्टरिस्टिक होते हैं, 12 करैक्टरिस्टिक होते हैं। अब वो हम सीक्वेंस वे में पढ़ेंगे, क्योंकि सीक्वेंस वे में ही आपको याद करना है। तो जो हमारा फर्स्ट आता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, पहले हम नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है इसके अंदर रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होती है, अगर हमने एक बार जो हमने टेस्ट किया है वो हमने दोबारा जब रिपीट किया है, एवरी टाइम वो हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। थर्ड हमारे आते हैं वैलिडिटी। ठीक है, और इसके बाद हमारी फोर्थ आ जाती है एक्यूरेसी। अगर वैलिडिटी की बात करें, ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम कहते हैं ना रिलायबल से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो होता है हमारा वैलिडिटी होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, रिलायबिलिटी लिखा है, वैलिडिटी लिखा है, एक्यूरेसी लिखा है और हमारा क्रेडिबिलिटी लिखा है, तो पूछ लेंगे सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा होता है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, तो वैलिडिटी होता है। वैलिडिटी का रोल बहुत बड़ा होता है हमारे इसमें। अब हमारा 5th नंबर पे क्या आता है, क्रेडिबिलिटी। कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्रेडिबिलिटीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि हमने जिसका रिसर्च चीज़ें यूज़ किए उसकी हमने उसको क्रेडिट दिया है या नहीं, किसी पर्सन से डाटा लिया तो उसकी क्रेडिबिलिटी, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है उसको हमने रखा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे इसमें जर्नलाइजेशन, जो हमारी जर्नलाइजेबिलिटी होती है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है पूरी जनरल पॉपुलेशन पे लग रहा है या नहीं लग रहा। 7th हम पढ़ेंगे इसमें एम्पेरिकल रिसर्च, जो मैंने आपको बता दिया, जो हमारा सेंस ऑफ एक्सपीरियंस होता है।
ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंटल वे में करा है, तो एम्पेरिकल। 8th हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारे रिसर्च होते हैं बहुत सिस्टमेटिक वे में होते हैं कि जो हमने काम किया वो सिस्टमेटिक था या नहीं, ठीक है। अब 9th हमारा आ जाता है इसके अंदर। 9th हमारा था कंट्रोल फैक्टर। कंट्रोल फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल फैक्टर हमारे इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं कि वो हमारे रिसर्च पे कितना इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ठीक। 10 नंबर पे हमारा आता है साइक्लिकल। जो रिसर्च होते हैं हमारे साइक्लिकल होते हैं, जो कि इशू पे शुरू हो रही है और इशू पे ही हमारी ख़त्म हो रही है। 11th में लॉजिक की बात आ जाती है कि हमने जो लॉजिकली उस पर काम किया या नहीं किया। 12th हमारी आ जाते हैं रेप्लिकेबल। जो भी हमने अब तक काम किया है वो क्या रेप्लिकेबल हो रहा है अगर दोबारा कोई पर्सन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी डिटेल में पढ़नी है और उसके बाद हमें इसके टाइप्स भी हैं, तो वो टाइप्स से हम कवर अप करेंगे। तो आइए मैं आपको ऑब्जेक्टिविटी से बताती हूँ। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी होती है रिसर्च की, ये हमारी बाइसनेस फ्री होती है। इसमें कोई बाइसनेस नहीं होती, तो बाइसनेस फ्री होती है ये, ठीक है। तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो बाइस से फ्री होनी चाहिए, कोई भी उसमें बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। हम रिसर्च जब भी ऑब्जेक्टिविटी करते हैं तो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे हम अपने उसको, ठीक है। अगर क्रिटिकली एनालिसिस किया है तो हम अच्छे से ऑब्जेक्टिविटी हम उसकी सेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी अगर आपको एटीट्यूड वगैरह बिहेवियर चेंज होने को दिखता है तो उसको भी हमें वो करना पड़ता है, उससे हमारी रिसर्च अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए। रिलायबिलिटी, जैसे मैंने अभी बताया था, रिलायबिलिटी को हम दूसरा वेरीफिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि हमने जो भी टेस्ट किया है जो हम वेरीफाई हो रहा है या नहीं है, ठीक है। ये हमारे कंसिस्टेंसी के ऊपर होता है, कंसिस्टेंसीली हमने वर्क किया है या नहीं। लाइक हमारी ये पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से हमने थोड़ा सा सैंपल ले लिया। अब ये हमने सैंपल लिया है, सैंपल को हमने टेस्ट लगाया, टेस्ट लगा के हमारा रिजल्ट आ गया। फिर दोबारा से हमने इसी पॉपुलेशन में थोड़ा सा सैंपल ले लिया। अब सैंपल लेके हमने दोबारा से हमने टेस्ट लगाया तो रिज़ल्ट आया। जो ये दोनों रिज़ल्ट आए ना, ये सेम आने चाहिए। ये सेम रिज़ल्ट आया तो हमारा जो हमारी रिलायबिलिटी है वो बिल्कुल सही है। तो मोर सिमिलरिटी मीन्स मोर रिलायबिलिटी। अगर सिमिलर नहीं होगा तो वो रिलायबल नहीं होगा हमारा। तो इसके अंदर हमें रिलायबिलिटी में ये पढ़ना होता है। अब वैलिडिटी की जब बात आती है तो वैलिडिटी क्या होती है? रिसर्च का मतलब क्या है कि हमने जो भी सेट किया है व्हाट सपोज टू बी मेजर, ठीक है, जो भी हमने सेट किया है हमें वही मेज़र करना है। व्हाट इज़ सपोज टू बी मेजर, तो हमें रिसर्च का मतलब है कि हमें वही मेज़र करना है जो हमें सपोज टू बी मेजर कहा गया है। हमें अपने डायरेक्शन से नहीं भटकना। तो हमें जो वैलिडिटी होती है उसका मतलब यही होता है कि जो हमें मेज़र करने के लिए मिला है वही हम मेज़र कर रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं हमने कुछ सेट किए हैं, ठीक है, हमने पॉपुलेशन पे कि हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे बट हम उससे भटक गए हैं, हमने कुछ और स्टडी कर दिया, तो वैसा नहीं होता। यही हमारा एक्यूरेसी पे भी होता है, स्टैंड करता है। और जो एक्यूरेसी पे ये स्टैंड कर रहा है तो इसके अंदर जो प्रोसीजर वगैरह होते हैं उसको भी हमें अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। कोई भी प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हमने डाटा लिया है तो उसको भी फ़िल्टर करके यूज़ कर रहे हैं कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो वैलिडिटी है उस पर इफ़ेक्ट ना डालें, ठीक है। अब जो फर्दर होते हैं वैलिडिटी को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। वैलिडिटी जो होती है हमारी फर्दर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। वैलिडिटी के कितने क्या पार्ट होते हैं हम वो सारी चीज़ें कवर अप करते हैं। वैलिडिटी होते हैं हमारी 6 तरीके से डिवाइड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारी होती है इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी क्या? जो हमने टेस्ट किया है। लाइक अगर क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एटीट्यूडियल बिहेवियर हो गए, स्ट्रेस का बिहेवियर हो गया, तो ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट एक्सपेरिमेंटल में इंटरनल वैलिडिटी को भी हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा होता है एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल के थ्रू हमारे रिजल्ट पे जो इफ़ेक्ट डाल रहा है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कन्फाउंड वैलिडिटी। इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है, कौन सा? थर्ड हमारा आता है फेस वैलिडिटी। ये फेस वैलिडिटी बहुत वीक होता है। फेस वैलिडिटी का मतलब ही क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमने क्वेश्चनरी सेट करी है, क्वेश्चनरी बनाई है, जो हमने सर्वे किया है, तो वो हम उसके लुक को देख के हम उसको जज कर रहे हैं, तो ये वीकेस्ट फॉर्म होता है हमारा वैलिडिटी का।
फोर्थ नंबर पे हमारी आ जाती है इसमें कंटेंट वैलिडिटी, जो हमारा कंटेंट है उसकी वैलिडिटी है कितनी है, कि जो हमने टेस्ट किया है वो हमारा पूरा का पूरा जितना पॉपुलेशन है उसको डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो रेलिवेंट हैं या नहीं है, ठीक है, रेलिवेंट हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारी कंटेंट के ऊपर आ जाती हैं। तो अगर इसमें कोई भी एनी मेजरमेंट मिस होता है तो हमारा थ्रेट हो जाती है, ये वैलिडिटी बहुत थ्रेट हो जाती है कि हमें लगता है अब गलती हो गई भाई, हमारा रिजल्ट अब आ नहीं पाएगा, रिसर्च में दिक्कत हो सकती है। तो कंटेंट वैलिडिटी का भी बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है फिफ्थ क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी में क्या होता है, क्राइटेरियन वैलिडिटी जो हमारी होती है वो हमारी जो कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन, कोई भी रिजल्ट जो 2 बार रिजल्ट किया उसकी जो कोरिलेशन जो मेज़र कर रहे हैं, हमने जो भी मेज़रमेंट उसमें सेट कर रहा है कि वो सही है या नहीं, रिजल्ट आ रहा है या नहीं। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी भी फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारी कॉन्करेंट और हमारी दूसरी होती है प्रेडिक्ट। अब कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या होती है, कॉन्करेंट वैलिडिटी हमारी वो होती है जो हमने, ठीक है, हैपनिंग और बीइंग एक्सिस एट द सेम टाइम एज द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लाइक हमने कोई भी टेस्ट किया है, ठीक है, 2 रिजल्ट लिए हैं, उस पर हमने टेस्ट किया है, फिर रीटेस्ट किया है और उसको फिर हमने कोरिलेट किया है और हमारे सेम पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन पे उसे कोरिलेट कर रहे हैं, तो वो हमारे कॉन्करेंट्स की सेम रिजल्ट आ रहा है। प्रिडिक्ट में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, फिर हमने क्या प्रिडिक्ट किया था, थर्ड वेव आएगी तो उसमें हमें इतने सारे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो हमने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया है कि अभी ये हुआ तो इन द फ्यूचर थर्ड वेव में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हैपनिंग हो सकता है। तो प्रिडिक्ट में ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया। इसके बाद हमारे आते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एक और होती है सिक्स्थ। मैंने 6 बताई थी ना कि हमारी वैलिडिटी 6 टाइप्स की होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा लाउड बोल लूँगी, ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं इसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा है वीडियो में। तो 6 जो होती है हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होती है, जब भी हमें इंश्योर करना पड़ता है जो भी हमने इंडिकेशन जो मेजरमेंट लगाए हैं वो हमने अच्छे से केयरफुली सेट किए हैं या नहीं किए हैं, उसमें जो हमने फैक्ट वगैरह लगा रहे हैं वो हमारे रेलिवेंट हैं या नहीं है, ये सारी होती है। लाइक हमने कोई क्वेश्चनरी सेट की है, ठीक है, क्वेश्चनरी बनाई है, उसके बाद हमने जो उसमें रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे हैं या नहीं पूछे हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। इरेलीवेंट क्वेश्चन की तरफ तो नहीं हम शिफ्ट हो गए हैं। तो लाइक हमें डिप्रेशन की स्टडी करनी है तो हम डिप्रेशन की ही स्टडी करेंगे, ये नहीं कि उसकी सेल्फ एस्टिमेट की बात कर रहे हैं, उसके जो मूड चेंजेस हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वही हमारे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। अब इसमें डिस्क्रिमिनेट और कन्वर्जेंट आता है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है हमारा, जब कोरिलेट नहीं करते हैं 2 वेरिएबल्स को, ठीक है, मूड्स, उसका जो सेल्फ एस्टिमेट की बात कर रहे हैं तो उसका मूड एक बार तो बहुत अच्छा होगा तो वो बहुत हाई लेवल की बात करेगा, एक बार उसका मूड अपसेट होगा तो बहुत लो लेवल की बात करेगा। तो हम इसके कोरिलेट नहीं कर पाते इन वेरिएबल्स के अंदर कि इसके अंदर कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितने इसमें भेदभाव है। इसके बाद कन्वर्जेंट की जो बात आती है, वन स्केल कोरिलेट विद अदर, एक स्केल को हम दूसरे स्केल से कोरिलेट कर लेते हैं। लाइक बीपी हम डिफरेंट स्केल पे नाप लेते हैं, वैसे ही हम कन्वर्जेंट में स्टडी करते हैं। ये हमारे वैलिडिटी के 6 टाइप्स हैं। आई होप अब आपको इसकी सीक्वेंस पता चल गई। अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से ना समझ आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसी टॉपिक को और डिटेल में अच्छे से आपके लिए लेके आऊँगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी की जब बात आती है ये तो क्लोजली रिलेटेड होती है, किसके, क्लोजली रिलेटेड होती है हमारी वैलिडिटी के। अब ये कैसे वैलिडिटी के रिलेटेड हो रही है, क्योंकि वैलिडिटी तो हमारी हमेशा टॉप पे है, रिलायबिलिटी से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम किसी को मानते हैं तो वो वैलिडिटी है। तो ये हमारी वैलिडिटी के बिल्कुल क्लोज होती है, क्योंकि इसकी जो लेजिटिमेसी होती है, जो भी हमने रिसर्च प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन, मेथड, जो भी हमने डिज़ाइन, टूल हमने जो यूज़ करे हैं वो हमने एक्यूरेट यूज़ किए हैं या नहीं करे हैं। जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम है उसके ऊपर मेथड हमने सही यूज़ किया है, उसका हमने जो डाटा लिया है वो अच्छे से किया है, और आगे जो हमने उसका एनालिसिस किया है वो हमने पूरा किया, पूरा जो ऑब्जेक्टिव है उन सबको निकाला है या नहीं, ठीक है, जितना हमें निकालना हो वो हमने एक्यूरेट वे में किया है या नहीं, वो हमारे एक्यूरेसी के अंदर आ जाता है। अब हमारा इसका 5th आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी होती है जो हमारे बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं हम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से ले रहे हैं,
हमने बेस्ट लिए या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किए हैं, वो प्रोसीजर को भी हम ध्यान में रखते हैं। इसके बाद हमारे इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट। जो भी हमने जहाँ से सोर्स ऑफ प्रोसीजर मतलब जहाँ से हमने सोर्सेज लिए हैं, जहाँ से हमने सैंपल लिए हैं, कि हमें उस पर 100% ट्रस्ट है, जो उसे इन्फॉर्मेशन दी है, सच दी है, ट्रस्टेबल दी है। और अगर हमने बाद में किसी बंदे का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, हमने किसी रिसर्च पेपर से आइडिया लिया है, तो हमने उसको क्रेडिट दिया है, उस पर्सन को क्रेडिट दिया है जिसने हमें हेल्प किया, तो उसमें क्रेडिबिलिटी की ध्यान रख जाते हैं। अब जर्नलाइजेशन की जब बात आती है, तो जो हमने रिसर्च का रिजल्ट हमारा आया है, तो अगर हम रिसर्च को अप्लाई कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, जर्नल का मतलब लार्ज स्केल, बड़ी पॉपुलेशन पे जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी वो लेजिटिमेसी दिखा रहा है या नहीं, वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं होल ग्रुप के ऊपर। अगर नहीं होता पूरे ग्रुप के ऊपर, तो हमारी जनरलाइजेबिलिटी नहीं है, ये हमारे थ्रेटन हो सकती है, ठीक है। ये भी हमारा क्लोजली रिलेटेड होता है वैलिडिटी के, क्योंकि जनरल हो गया तो हमारा इसका मतलब वैलिड था हमारा जो भी हमने काम किया है। अब आता है एम्पेरिकल जो मैंने कह रहा है एक्सपीरियंस, खुद से जो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, सेंस ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे इसमें क्या होता है, एम्पेरिकल में भी देखा जाता है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है, और जो रियल लाइफ होता है हमारा डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हमने एंटर किया, उसके अंदर ऑब्जर्व कर लिया। बट जो हमारा दूसरा आ जाता है इसके अंदर, हमने जो लैब के अंदर किया है, लेबोरेटरी, तो उसमें हमें वहीं पे करना होता है। एम्पेरिकल में रियल लाइफ होता है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपना, ठीक है। अब हमारी सिस्टमेटिक, क्या हमने रिसर्च किया सिस्टमेटिक वे में की है, इफेक्टिव वे में की है या नहीं की है, ये सारी चीज़ें देख ली जा रही है। अगर हमने सिस्टमेटिक वे में की है तो ये हमारे लिए बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से काम किया। इसके बाद ये डेलिबरेटली हमारा जो भी सेट ऑफ प्रोसीजर होता है उसको हमारा फॉलो कर लेती है, और इसमें जो हमने टाइम, जितने टाइम के लिए हमने वो चीज़ किया, वो उस टाइम पे फॉलो हो जाती है। तो सिस्टमेटिक भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब हमारी बात आती है कंट्रोल फैक्टर। अब कंट्रोल फैक्टर को हम इसमें कैसे स्टडी कर लेते हैं, एक तो हमारा रियल लाइफ, ठीक है, रियल लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कहते हैं ना कि हमने खुद से उसमें बैठ के सारी चीज़ समझ के हमने रिसर्च को किया है। और एक हमारी होती है लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी के अंदर कंट्रोल फैक्टर को हम अच्छे से मेज़र कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, अगर कोई इशू आ रहा है उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस में कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर हम किसी की साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्टडी करने का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या, उसका स्ट्रेस भी ऐड हो जाता है, ठीक है, उसका स्ट्रेस तो ऐड हो रहा है, उसके मूड्स भी ऐड हो जाते हैं, उसका टाइम भी ऐड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, हम इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाते, मतलब नहीं समझ पाते कैसे हम उसको सेट करें, हम उसको इफ़ेक्ट ना होने दें अपनी रिसर्च को। तो ये हमारा कंट्रोल फैक्टर होता है। अब साइक्लिक है, आपको मैंने बताया था रिसर्च हमेशा एक इशू से स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब ये इशू से जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, तो ये घूम फिर के बाद में ही इशू पे ही ख़त्म हो गए। तो रिसर्च हमेशा यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो एंड भी एक प्रॉब्लम पे ही होती है। तो रिसर्च हमेशा साइक्लिक वे में होती है। अब लॉजिकल की बात आती है, तो लॉजिकल में क्या होता है, गुड रिसर्च जो होती है हमारी पूरा लॉजिकल उसमें होगी, एक स्टैंडर्ड गाइड को फॉलो करेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड गाइड को फॉलो करेगी और उसी वे में ये जाएगी, ठीक है, कुछ भी उठा के कुछ भी नहीं करेगी। तो लॉजिकल वे में हमारी लॉजिकल जो थिंकिंग भी अच्छे से लगी है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे देखते हैं। अब रेप्लिकेबल की बात आती है, तो रेप्लिकेबल है, हमने रिसर्च को किया है, वैलिडिटी है हमारी, रिलायबिलिटी है, एक्यूरेसी है, क्रेडिबिलिटी है, सब कुछ है, जनरल उस पर लग रहा है। पर क्या ये रिसर्च अगर कोई अदर पर्सन इसको कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रेप्लिकेट हो रही है या नहीं हो रही, वो चीज़ हमारी रेप्लिकेबिलिटीज़ बताती है। अगर वो ईजिली रेप्लिकेट हो गई, ठीक है, ईजिली रेप्लिकेबल हो गई, तो क्या है, हमारी रिसर्च बहुत अच्छी है, बहुत रिलायबल है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इसके अंदर वैलिडिटी है, सब कुछ इसके अंदर है। तो ये हमारे इसीलिए रेप्लिकेबल लास्ट में। तो इसमें आपको क्या करना है, जो ये मैंने आपको सीक्वेंस बताई है ना, वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च के करैक्टर में पहले ऑब्जेक्टिविटी आती है, फिर हमारी रिलायबिलिटी आती है, रिलायबिलिटी के बाद वैलिडिटी आती है, फिर एक्यूरेसी आती है, देन हमारी आ जाती है क्रेडिबिलिटी, जर्नलाइजेशन, एम्पेरिकल, सिस्टमैटिक, देन हमारे आते हैं कंट्रोल फैक्टर, साइक्लिकल, लॉजिकल और रेप्लिकेबल। तो ये आपको सीक्वेंस नहीं बोलनी, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च की। ये हमने करैक्टर्स पढ़ लिए, अब टाइप ऑफ रिसर्च हमारे कितने होते हैं। तो जब भी हम टाइप ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, ये हमारे 6 होते हैं,
ठीक है। टाइप ऑफ रिसर्च में हमारे कौन कौन से 6 आते हैं, हम उसको एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ रिसर्च में पहला हमारा आता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा फर्दर डिवाइडेड हो जाता है। फर्दर किस किस में उस डिवाइड होता है, लाइक जितनी भी हमारी रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव क्या होते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी वो होती है हाउ, व्हाट वाज, क्या था, क्या है, क्या फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करेगा। ये एक फंडामेंटल जो रिसर्च होते हैं, बेसिक रिसर्च होते हैं, उसको फिल करता है। ठीक है। ये हमारी क्वांटिटेटिव को वो करता है कि मतलब जब हमने लार्ज पॉपुलेशन में से डाटा ले लिया और उसको हमने स्टडी कर लिया और उसको बता दिया क्या ये था और क्या है, इसके ये सारे डिफरेंसेस हमने बता दिए, ये हमारी होते हैं। इसके बाद कोरिलेशन। ठीक है, ये हम थोड़ा थोड़ा इसमें कर रहे हैं, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं टाइप ऑफ रिसर्च पे वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी रिसर्च के, वो सारे के सारे बहुत अच्छे से मैं आपको नोट्स के साथ एक्सप्लेन कर लूँगी। अब कोरिलेशन में क्या होता है, कोरिलेशन हमारा रिलेशन बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि इनके अंदर कितना क्या रिलेशन है क्या नहीं है। तो टू वेरिएबल्स के अंदर ये रिलेशन बताता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, थोड़ा आगे पीछे हो गया। थर्ड हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल होती है। तो एक्सपेरिमेंटल में आपको पता है जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें हमारा 3 चीज़ें देखी जाती है कि हम क्या मैन्युपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं, और एट द लास्ट में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो मैन्युपुलेशन, कंट्रोल और ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि मैन्युपुलेशन में हम कुछ मैन्युपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे मैन्युपुलेट हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं है वो, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, जो बीच में चीज़ें हो रही है हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ऑब्जर्व, ये हमारा डिपेंड होता है, किस चीज़ पे ये हमारा डिपेंड हो रहा है, डिपेंडेबल हो रहा है, जो हमने मैन्युपुलेट किया। अगर हमने उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया तो हमारा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, उसमें कोई ना कोई आप इफेक्ट देखने को दिखेगा, कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा। तो ये हमारे इस वजह से उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये भी हमारी क्वांटिटेटिव होती है। कोरिलेशन भी हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी में आती है, डिस्क्रिप्टिव भी हमारी क्वांटिटेटिव में आते हैं। इसके बाद हमारी आते हैं जो हम एक्सप्लोरेटरी होते हैं, जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, लाइक इसमें हम बताते हैं कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। अब फिजिबिलिटी स्टडी जो होती है हमारी पायलट स्टडी होते हैं, जो हम एक नए इन्वायरमेंट में बैठ के जो स्टडी करते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। क्या हमें कुछ चीज़ें नहीं पता, उसको हमें बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, ये हमारी क्वालिटेटिव में आ जाती है। कोई भी चीज़ हमें एक्सप्लोर करना, लाइक कोई डिजीज़ आई है तो उस डिजीज़ को हमें एक्सप्लोर करना, क्या इसके सिम्टम है क्या नहीं है, एक अलग से इन्वायरमेंट बना के उस पर स्टडी करना, वो हमारी एक्सप्लोरेटरी होती है। और अगर हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है तो वेल एंड गुड। तो ये हमारे होते हैं। फिर एक हमारे होते हैं एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी, हम जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेटरी जो होती है हमारी क्या होते हैं, जब हम व्हाट, हाउ, व्हाई, मोस्टली ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। जो भी एग्जामिनेशन रिलेटेड स्टडी होते हैं, हमें कुछ एग्जामिनेशन करना है तो उसमें करते हैं ये क्या है, कैसे है, क्यों हुआ, तो हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये भी हमारी क्वालिटेटिव होते हैं। ये दोनों स्टडी हमारे जो होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं। ठीक है, जो क्वालिटी के ऊपर वर्क कर रही है ये हमारी क्वांटिटेटिव, इसमें हमें बहुत ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, क्वांटिटेटिव। तो ये हमारे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड की बात करेंगे। इसमें सेकंड क्या आता है, हमारे सेकंड में बात करते हैं तो आउटकम्स। अब हमने रिसर्च करी है तो उसके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। तो आउटकम्स में हमारा आता है 2 होते हैं इसके अंदर। पहला हमारा आता है फंडामेंटल, दूसरा हमारा होता है अप्लाइड। अप्लाइड और एक्शन आप कुछ भी बोलते हैं। फंडामेंटल जो होते हैं हमारी बेसिक रिसर्च होते हैं कि हमें जो भी हमें ट्रू नॉलेज ऐड करनी है अपनी प्रीवियस स्टडी में, वो हमारी फंडामेंटल स्टडी होते हैं। जो हमने बेसिक जो साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करके अपनी नॉलेज में ऐड करने के लिए जो स्टडी किया है वो हमारी फंडामेंटल होते हैं। अप्लाइड क्या होती है, जो हमने किसी भी एक प्रॉब्लम को, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम अपने
प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकें, ठीक है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल हो, वो हमारी अप्लाइड रिसर्च होते हैं। अब अप्लाइड में भी एक हमारी जो होती है एक्शन होती है और एक अप्लाइड होते हैं। अप्लाइड जो होते हैं हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन पे पूरे वर्ल्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाए, बट जो एक्शन होते हैं ना वो स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल अगर किसी एरिया में थोड़े से, जैसे जहाँ आप रह रहे हो उसमें, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ की जो प्रॉब्लम सोल्व कर सके, ठीक है, वो हमारी एक्शन रिसर्च होते हैं। तो ये हमारे आउटकम्स होते हैं जो हमारे टाइप ऑफ रिसर्च में, लाइक जो भी रिसर्च किया उसके क्या क्या किस किस वे में हमारे आउटकम्स निकलते हैं। अब इसके अंदर हमारा थर्ड आ जाता है, थर्ड हमारा आता है लॉजिक। जब भी हम लॉजिक की बात करते हैं, रिसर्च लॉजिकल वे में होते हैं, तो ये हमारी दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। एक हमारी डिडक्टिव होती है, एक हमारी होती है इंडक्टिव। अब डिडक्टिव इंडक्टिव में कैसे क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिडक्टिव की जब बात होती है तो ये डीजीपी हम इसको बोलते हैं, और इंडक्टिव की बात होती है तो ये आईपीजी होता है, ठीक है। इनके फर्स्ट नाम से आप समझ सकते हो। डीजीपी, जी हो गया हमारा जनरल और पी हो गया हमारा पर्टिकुलर। यहाँ पे अपोजिट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये जनरल हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर और जनरल। जब हमने पॉपुलेशन, ठीक है, जी से आप समझ सकते हो, जब हमने लार्ज पॉपुलेशन लिया, मतलब जनरल पॉपुलेशन लिया, तो इसका मतलब हमने क्वांटिटेटिव स्टडी करी है, ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटी बहुत सारी क्वांटिटी में हमने सैंपल लिया है। और जब हमारा पर्टिकुलर, आईपीजी इंडक्टिव पर्टिकुलर की बात आती है, पर्टिकुलर मतलब थोड़ा सा, तो हमने क्वालिटी देखी है। अब जब भी क्वालिटी की बात होती है तो ये सब्जेक्टिव होती है। इसमें हम सब्जेक्टिव कैसे हो रही है, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। पर क्वांटिटेटिव में ये होते हैं ऑब्जेक्टिव, यस या नो में, क्योंकि नंबर के बेस पे हमारी ये बात कर रही है। नंबर के बेस पे जब बात हो रही है तो ऑब्जेक्टिव है, तो इसके अंदर क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम कितना ही डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव में आपको पता है एक स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है, स्टैटिस्टिकल, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे लग जाता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें कोई स्टैटिस्टिकली, अगर स्टैटिस्टिकल करना है तो उसको बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करके, चेंज करके उसकी, जब हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंस है, हम इसके चार्ट से हम उसका पूरा डिफरेंस हम पढ़ेंगे। अब फोर्थ जो होता है हमारा प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसेस, हमारे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। फोर्थ हमारा आता है प्रोसेस। प्रोसेस हमारे कौन से होते हैं इसमें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब पीछे मैंने बता दिया आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो इसके तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बताऊंगी एक अलग से वीडियो में, ठीक है। क्वांटिटेटिव मैंने अभी पीछे आपको अच्छे से बताया था, जो कि हमारा नंबर पे बात करता है, नंबर पे बात कर रहा है तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच को फॉलो कर रहा है। स्टैटिस्टिकल कर रहा है तो लार्ज स्केल हमें डाटा चाहिए, लार्ज स्केल डाटा चाहिए तो हमें सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा। सिस्टमेटिक वे में जा रहे हैं तो हमें स्ट्रक्चर्ड वे में सैंपल लेना है। स्ट्रक्चर्ड वे में हमने सैंपल लिया है तो हमने क्लोज एंडेड लिए हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड की कोई भी उसमें चेंजेस ना हो पाए, क्लोज एंडेड लिए हैं तो हम उसको आगे अच्छे से डाटा के वे में हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अब क्वालिटेटिव की बात आती है तो इसके क्या है, कोई नंबर की वैल्यू नहीं होती, तो ये हमारे स्टडी करता है सब्जेक्टिव वे में, ठीक है, सब्जेक्टिव। ये हमारे जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वे में, जो हमने येस या नो में हमने आंसर चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव वे में स्टडी कर रहे हैं तो स्टैटिकली इसमें कुछ नहीं होता, स्मॉल स्केल का डाटा होता है, स्मॉल स्केल डाटा हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारे सिस्टमेटिक होता है पर ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, इसमें कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया गया, हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से, जो हमारे ये इतना ना कितने सारे मेथड्स होते हैं वो हम फॉलो करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में, और इसमें ओपन एंडेड हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है स्टडी का, जब भी रिसर्च के टाइप की बात आती है एक प्रोसेस आता है, वो हमारा होता है कि हमने कौन से उसमें स्टडी करी है, हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी है या हमारी क्वालिटेटिव स्टडी है। अब हमारे इसमें आता है फिफ्थ टाइप क्या है, कहता है जो हमारा इंक्वायरी मोड है, ठीक है। हमारा कौन सा इंक्वायरी मोड हम रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, तो इंक्वायरी मोड में हमारा स्ट्रक्चर्ड और हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जो हमने एक सीक्वेंस वे में जो हमारा प्रोसीजर है उसको सेट को फॉलो किया। अनस्ट्रक्चर्ड में हमने अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से हमने स्टडी किया। अब इसमें 6 आता है आइडिया और जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है,
उसके ऊपर बात करते हैं। आइडिया और कॉन्सेप्ट की बात होती है तो इसमें हमारे दो हो जाते हैं, एक तो हमारा कॉन्सेप्चुअल और दूसरा आप ही बताओ एम्पेरिकल। ठीक है, एम्पेरिकल जो करता है हमारा एक्सपीरियंस के बेस पे करता है और जो हमारा कॉन्सेप्चुअल करता है वो हमारा फैक्ट्स के बेस पे करता है। ठीक है, फैक्ट्स बेस्ड स्टडी। एक्सपीरियंस मतलब ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, हमने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन स्टडी करी है। तो ये हमारे आइडिया और कॉन्सेप्ट की हमारी इसमें बात की जाती है। तो अब जो कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल है हम इसके भी थोड़े से रेफरेंसेस को देख लेते हैं क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा डाउट आते होंगे। तो कॉन्सेप्चुअल और जो हमारा एम्पेरिकल होता है, आपको अब सिंपली नॉर्मल लैंग्वेज में तो पता ही चल गया, एक फैक्ट के ऊपर बात कर रहा है हमारा, एक हमारा ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया है टेस्ट के थ्रू उसके ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में हमारी फिलोसफीज की बात हो जाते हैं, जो हमारी फिलोसफर्स होते हैं उनकी बात आ जाते हैं। पर इसके अंदर हमारा जो हमने डाटा लिया है, कलेक्ट किया है, डाटा के बेस पे हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, डाटा बेस्ड स्टडी जो होते हैं। कॉन्सेप्चुअल में हमारा कोई कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो पहले से कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमने क्या वो चेंज कर रहा है, तो ये हमारा डायरेक्टली रिलेट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होते हैं उससे हमारा ये रिलेट करता है। ठीक है, और ये हमारा क्या करता है, ये जो हमने डाटा लिया है डाटा बेस्ड है, तो हम जो भी डाटा आया उसके जो हम कंक्लूजन होता है उसके बेस पे हम क्या आगे बताते हैं, उसकी वेरीफेबिलिटी, उसका एक्सपेरिमेंट को देख के उसको ऑब्जर्व करके जो रिज़ल्ट आया है उसके हम इसको बताते हैं। ठीक है, जैसे ये रिलेटेड टू हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और आइडिया से हो गया और ये हमारा एक्सपेरिमेंट से हो गया, तो ये हमारा बिग डिफरेंस है। पर जो एम्पेरिकल होती है इसकी जो हमारी बात करूँगी ना मैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एम्पेरिकल है ये इसके अंदर हमें वर्किंग हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। अब हमने हाइपोथेसिस बनाई है तो उसके लिए हमने डाटा को कलेक्ट करा, डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें उसे एनालिसिस करा और उसको प्रूव या हमें डिस्प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, डिस्प्रूव करना पड़ता है, ये हमारा इसके पास आ जाता है, जो कि हमारा एक साइंटिफिक मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हमारा एम्पेरिकल में आ जाता है कॉन्सेप्ट पॉजिटिविस्ट का, जो हमारे पॉजिटिविस्ट होते हैं, जो हमारा एक तरह से क्वांटिटेटिव डाटा लेके हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारा एक वैलिड नॉलेज को होल्ड करके लगता है, क्रिटिकल ट्रूथ लेके आता है, ये हमारा एम्पेरिकल होता है। ये इसके अंदर हमारा पोस्ट पॉजिटिविस्ट आ जाता है। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या होता है, जो हमारे फैक्ट के ऊपर बात कर रहा है। पॉजिटिविस्ट क्या करता है, जो एक्सपेरिमेंटल वे में आ गया वो। इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रूथ होता है टाइम के साथ जो फैक्ट के बेसिस पे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो ये हमारा इसके बीच में रेफरेंस आ गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, रिसर्च के हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, रिसर्च के प्रोसेस भी बहुत सारे होते हैं, तो हम उसको भी थोड़ा थोड़ा जितना ये हमने डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमें इस वीडियो में कंप्लीट हमें स्टडी करनी है, जो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड होता है वो आपको परेशान ना होना पड़े। तो रिसर्च के 8 प्रोसीजर होते हैं, तो 8 प्रोसीजर में हम सारे के सारे यहाँ पे अब डिस्कस कर लेंगे। पहला क्या होता है, फॉर्मुलेट करना। हमें क्या फॉर्मुलेट करना, अब कोई भी आप पीएचडी करने जा रहे हो तो आपको भी पता है कुछ भी करना है, क्योंकि आप एमएससी करके डिसर्टेशन करके आए हो, तो आपने जब डिसर्टेशन करी तो आपके टीचर्स ने सबसे पहले क्या कहा है, आपको फॉर्मुलेट करनी है रिसर्च प्रॉब्लम, कि आप कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम पे आप वर्क करोगे। तो हमारा फर्स्ट आता है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, अब रिसर्च प्रॉब्लम में हमारे क्या क्या पार्ट आते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जब आप निकाल रहे हो तो कैसे आप निकालोगे, तो उसके लिए बात करते हैं। लिटरेचर रिव्यू करते हो आप सबसे पहले। ठीक है, लिटरेचर आपने रिव्यू करा, बहुत सारे पेपर करे, मैक्सिमम आप कितने पढ़ते हो, 300 पेपर का आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। ठीक है, आपने बहुत सारे पेपर प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पेपर पढ़े, पेपर पढ़ने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को बनाया, आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद उसके वेरिएबल्स और स्केल्स को मेज़र करा। ठीक है, क्या क्या आप वेरिएबल रखोगे, क्या क्या आप स्केल्स रखोगे मेज़र करने के लिए, वो आपने करा। उसके बाद आप क्या करते हो, उसकी हाइपोथेसिस बताते हो। ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो। तो ये चारों के चारों जो स्टेप होते हैं हम जो फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, इन सारों की जरूरत पड़ती है, जो हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे अगर इस वीडियो में हमें टाइम लगा। नहीं तो हम एक और वीडियो इसके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें मैं इसको आपको डिटेल में बता दूंगी। अब सेकंड हमारी क्या आती है, सेकंड हमारा होता है
प्रिपेयरिंग, जैसे आपने रिसर्च प्रॉब्लम बना दी तो आप सेकंड क्या बनाओगे, रिसर्च के रिगार्डिंग खुद से सोचो, रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, हमें रिसर्च का डिज़ाइन बनाना है। प्रॉब्लम बन गई है तो अब हम रिसर्च डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, तो रिसर्च डिज़ाइन बनाने के लिए हमें जो हमारी जो प्रॉब्लम आई है उसको एक स्ट्रक्चर वे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम उसकी स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कर दिया तो उसके बाद हमें स्टडी डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, कैसे हम उसको स्टडी करेंगे फर्दर, क्योंकि पहले आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब स्टडी डिज़ाइन कौन से उसमें बनता है हमारा, या तो हम एक्सपेरिमेंटल वे में करेंगे या हम उसको नॉन एक्सपेरिमेंटल वे में करेंगे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव हो गया, नॉन एक्सपेरिमेंटल है तो वो क्वालिटेटिव हो सकता है। तो हम ये चीज़ें उसके सेट करते हैं, ये हमारे रिसर्च डिज़ाइन में हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड हमारा बताता है, अब आपने रिसर्च प्रॉब्लम बनाई, उसके बाद आपने डिज़ाइन को प्रिपेयर करा, तो थर्ड आपका कह रहा है कि डिज़ाइन तो बन गया, अब आप क्या करोगे, कौन से आइडिया से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेवलप करेंगे डाटा कलेक्शन के हम जो आइडियाज़ होते हैं और ये जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डेवलप करेंगे। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर कौन से होते हैं वो हमें पढ़ना है। पहले हमने जो डिज़ाइन बना लिया, प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर कर दिया, हम कैसे स्टडी करेंगे वो बता दिया। अब जब हमने डेवलप करा है, डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे और उसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होंगे, तो हमें टाइप ऑफ डाटा पता होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल है या नॉन एक्सपेरिमेंटल है, हमें कैसा डाटा चाहिए तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद उस डाटा को कलेक्ट करने के मेथड, ठीक है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ से आपको मिलेगा, स्कूल से मिलेंगे, कॉलेज से मिलेंगे, क्या मूवी हॉल से आपको सैंपल मिल रहे हैं, क्या होम मेकर जो लेडीज़ होते हैं उनके, तो उसके आपको मेथड ऑफ कलेक्शन का पता होना चाहिए। थर्ड क्या है, डिज़ाइनिंग रिसर्च टूल। ठीक है, कैसे हम लेंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चनरी बनानी है, सर्वे बनाना है, तो हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, डिज़ाइन क्या करना है, रिसर्च का टूल, किस टूल के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमें टूल बनाना है। अगर पेपर पे ले रहे हैं तो पेपर, अगर हमने डाटा कंप्यूटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू चाहिए तो हम उसको एक पूरी क्वेश्चनरी बनाएंगे। ठीक है, अब हमने डाटा को कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट बना लिया, हम कैसे कलेक्ट करेंगे, अब भी इंस्ट्रूमेंट बना है, आपने डाटा को कलेक्ट नहीं करा तो अब क्या आएगा, कलेक्ट तो नहीं करा, तो अब सेलेक्टिंग सैम्पल, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे सैम्पल्स को, वो भी चीज़ पता होनी चाहिए, उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके भी हमारे फर्दर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हमारे इसके अंदर टाइप्स आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे टाइप्स आते हैं, क्या हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे या हम इसकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 4 तरह के होते हैं। वो 4 कौन सी होते हैं, एक तो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, दूसरी हमारी होती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और फिर एक आते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और थर्ड आते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, SSC के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे 4 होते हैं, जिसको हम मतलब इसमें हमारे 5 होते हैं। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे 5 होते हैं, 5 तरीके होते हैं। एक हमारी होती है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल के बाद कन्वीनियंस, कैसे हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, जजमेंटल, हमने क्या नाम है जज करके अपने हिसाब से कौन सी सैम्पलिंग चाहिए, एक कोटा सैम्पलिंग होती है। कोटा सैम्पलिंग में आपको एक स्नोबॉल की तरह वर्क करना पड़ता है। ठीक है, एक हमारे स्नोबॉल सैम्पलिंग होते हैं। तो ये हमारी 5 तरह की सैम्पलिंग होती है, हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये हमारे सैम्पलिंग को कलेक्ट करने के तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे, हमने सैम्पलिंग इसमें से एक हम प्रोसीजर उठा लेंगे, ये उठा लो, चाहे कोई सा भी एक प्रोसीजर उठा लो, उसको आप उठा लोगे। तो इसके बाद हम करेंगे डिटरमाइन करेंगे सैम्पल डिज़ाइन। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम एक सैम्पल डिज़ाइन बनाएंगे, तो हम उसको सैम्पल ले पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने एक सैम्पल डिज़ाइन बनाना है। अब आपके 4 स्टेप हो गए। अब 5th स्टेप में आप क्या करोगे कि आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, कैसे आप सैंपल लोगे, कौन से वाले वे से आप लोगे, तो उसके बाद आप करोगे, ये सारी चीज़ आपने सेट कर ली, तो उसके बाद लिखोगे राइटिंग प्रपोजल। ठीक है, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि आप जिस टीचर के अंडर हो, जो आपका
वो कह रहे सुपरवाइज़र है, उसको आपको बताना भी तो पड़ेगा, आपने ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे ऐसे करोगे, तो आप उसको एक प्रपोजल दोगे। तो उस प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें होती है वो, ये हमारा जो प्रपोजल होता है 5 से 6 पेज का होता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 to 6 पेजेस का होता है। तो इस 5 to 6 पेजेस में क्या होता है, इसके मेन एलिमेंट्स हम लिखते हैं रिसर्च के, ठीक है, रिसर्च में क्या क्या हमारे मेन एलिमेंट्स हैं उसको हम इसमें बताते हैं। मेन एलिमेंट्स बता दिए। अब जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके क्या क्या नीड है फ्यूचर में, उसका क्या हमारा बेनिफिट है वो हमें बताना है। उसका टाइप ऑफ डाटा हम कैसा लेंगे, कि ईजिली अवेलेबल है या नहीं है, या हमें बहुत इशू होने वाला है। उसके बाद हमें बताना है, जस्टिफिकेशन देना है हमें फ़ंड्स का, कि हमें फ़ंड्स मिल रहे हैं और कैसे मिल रहे हैं, हमारे क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी होती है। तो ये हमारा राइटिंग रिसर्च प्रपोजल होता है। ये भी हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। 6th हमारा आ जाता है कलेक्टिंग डाटा। अब आपने रिसर्च प्रपोजल दे दिया, आपका वहाँ से पास हो गया, पास होने के बाद आपको परमिशन मिल चुकी है, तो आप डाटा को कैसे कलेक्ट करोगे, डाटा कलेक्ट करने का कैसे कलेक्टिंग करोगे डाटा की। तो वही जैसे इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, या तो आप खुद से ऑब्जर्व करोगे सैम्पल, खुद से मतलब जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसके अंदर खुद घुस के ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर लोगे, इंटरव्यू लोगे, इसमें बहुत सारे होते हैं, मैं थोड़े से बताती हूँ आपको। इंटरव्यू ले लोगे, या आप सर्वे के थ्रू ले लोगे, सर्वे हो गए, या क्वेश्चनरी बना लिया आपने, क्वेश्चनरी के बाद आपने शेड्यूल्स कर लिया टाइम, आर्काइव में से ले लिया, आपने पुराना कोई डाटा उसके थ्रू कलेक्ट कर लिया डाटा। तो ये बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने के आपके टाइप्स होंगे कि आप कैसे डाटा को कलेक्ट करोगे। अब 7 नंबर पे इसमें आ जाता है हमारा, एक सेकेंड, 7 नंबर पे हमारा आता है प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। हम कैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया है, पर आपको उसको कैसे एनालिसिस करोगे डाटा को, उसके बारे में पताना करना है, ठीक है। अब उसको आप कर रहे हो प्रोसेसिंग के लिए, तो सबसे पहले आपने जो डाटा लिया, आपको नहीं पता ना कितना वो ऑथेंटिकेट है, उसमें क्या झूठ नहीं हो सकता, कोई लोग गलत डाटा नहीं दे सकते। तो हम उसको पहले एडिट करेंगे, अपने जितने रिसर्च के हिसाब से उसको एडिट करेंगे, एंड उसको कोडिंग एक कोड देंगे, ठीक है। कोडिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन बनाएंगे उस डाटा का, ठीक, क्लासिफाइड कर देंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे हम डाटा का। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके टैबुलेशन फॉर्म में डालते हैं, क्योंकि अगर हम उसको स्टैटिस्टिकली करना है तो टैबुलेशन होना चाहिए, क्वालिटेटिव के लिए भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए। फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। एनालिसिस के लिए जो हमारा SPSS हो गया, जेसप हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद हमारे होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस बनाई है उसको हम टेस्ट करेंगे। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जब बात आती है तो इसके अंदर हमारी एक होते हैं नल होती है, एक हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, जिसमें से हमारी एक कैंसिल हो जाती है, एक रिजेक्ट होती है और एक एक्सेप्ट होती है। फिर हम एट लास्ट में उसको जनरलाइजेशन करेंगे, जो हमारी रिसर्च है वो जनरलाइजेशन पॉपुलेशन पे लग रही है या नहीं, वो सारी चीज़ें हमारी होती है 7th में, ठीक है। अब हमने ये सारे कर दिए, रिसर्च हमारी जनरलाइजेशन भी हो गई और सब कुछ हो गया। तो आगे हमारा कैसे क्या होगा, आगे हम करते हैं 8th नंबर पे राइट करते हैं। सब कुछ हो गया, रिजल्ट आ गया, तो हम करते हैं राइट कर रहे हैं। क्या राइट कर रहे हैं, रिसर्च की जो हमारी रिपोर्ट है उसको हम राइट करेंगे, ठीक है, जो हमारे थीसिस होते हैं उसको। अब उसको कैसे राइट करते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो इसमें हम छोटा सा डिटेल में हल्का सा पढ़ लेते हैं। समराइज वे में हम टाइटल का एक पेज बनाते हैं जहाँ पे हमारा टाइटल लिखा होता है। टाइटल के पेज में हम टेबल ऑफ कंटेंट डालते हैं, एक हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का अलग से पेज आ जाता है जिसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, टैबुलेशन फॉर्म के भी होते हैं, ग्राफ जो होते हैं, सब कुछ लगा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर में भी हमारा पहला हमारा हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हमारा डाटा कलेक्शन के प्रोसीजर हो गए, थर्ड हमने उसकी ऑब्जर्वेशन हो गई, फोर्थ में हमने रिजल्ट कंक्लूजन लिख दिया। तो ऐसे हमारे चैप्टर्स होते हैं। फिर हमारी बिब्लियोग्राफी दे देते हैं, बिब्लियोग्राफी, ठीक है, या बिब्लियोग्राफी हमने दे दी। और 6 नंबर पे हमारा अपेंडिक्स, जो लास्ट में आता है अपेंडिक्स, जो हमारे सैंपल के रिगार्डिंग चीज़ होते हैं वो हम अपेंडिक्स में डाल देते हैं। तो ये हमारा राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट हम कैसे राइट कर रहे हैं, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। ये सारे के सारी हमारी क्या थी, रिसर्च की जो हमारी
प्रोसेस होती है, कैसे होती है और किस वे में होती है, कितने इसके टाइप्स हैं, कितने इसके पार्ट्स हैं, वो फर्दर कैसे डिवाइडेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने रिसर्च प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ ली है। अब हमें इसके बाद क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें रिसर्च प्रोसेस हमने पढ़ लिया। तो इसके बाद हमें पता है सैम्पलिंग एरर क्या होता है। इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो सैम्पलिंग एरर के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस वीडियो में मेरे को कवरअप करना था ना क्या क्या हम पढ़ेंगे। आने वाली वीडियो में हम सैम्पलिंग एरर पढ़ेंगे, हमारी पोस्टर प्रेजेंटेशन क्या होती है उसको हम कवरअप करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी उसमें हम सारी चीज़ कर लेंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गई हमारी। थर्ड हमारी होगी रिफ्रेंसिंग क्या होती है, ठीक है, रेफरेंस हम कैसे करते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या होती है, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद जो एक और 2-3 चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिब्लियोग्राफी हम किस में लिख रहे हैं, एपीए में लिख रहे हैं, चिकागो में लिख रहे हैं, या हमारी एमएलए, कौन सी रिसर्च के लिए कौन सी ज़रूरत होती है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप साइंस के हो तो एपीए हो गई, कॉमर्स ह्यूमैनिटी के हो तो आपके लिए एमएलए हो गई, बिजनेस के हो तो चिकागो हो गई। तो ये सब अलग अलग है। इसके बाद हमारी वर्कशॉप क्या होती है, वर्कशॉप हो गई, सिंपोजियम हो गए, ठीक है। सिंपोजियम क्या होते हैं, उस सिंपोजियम के साथ आपके कॉलिक्यूम क्या होते हैं। आप रिसर्च में जाओगे तो आपको कॉलिक्यूम नाम की भी चीज़ होती है वो। हमारे कॉन्वोकेशन क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन उसका पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको हल्के से गो थ्रू करनी है, ठीक है। इसके बाद हम इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो वो हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं है हमारे प्लैगरिज्म, हम जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। जो आपको याद रखने हैं वो 2-3 ही हैं जो मैं याद करने वाले आपको बता देती हूँ। प्लैगरिज्म डिटेक्शन के लिए जो हम इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, एक तो हम प्लैग ट्रैकर यूज़ करते हैं, प्लैग ट्रैकर, ठीक है। दूसरा हम यूज़ करते हैं ग्रामरली, ये तो आपके कीबोर्ड्स में भी होगा, इंग्लिश सीखनी होगी तो उसके लिए लैपटॉप के में लगा लो या फ़ोन के, सब में मिल जाएगा आपको। एक हमारा होता है कॉपीस्केप, ये हमारा प्लैगरिज्म कैसे हम देख सकते हैं ये। और इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे आगे प्रोप्रिएटरी, जो हमारे प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ठीक है। फ्रीमियम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। प्रोप्रिएटरी हमारे जो हमें मतलब पैसे से ही लेना पड़ेगा, फ्रीमियम जो होते हैं हमें उसका चार्ज देना है, ठीक है। और प्रीमियम मतलब पहले तो हमारे फ्री है, फिर हमें प्रीमियम के लिए चार्ज देना है। और हमारा एक होता है सास क्या होता है, जिसमें क्या आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे फर्दर, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताती हूँ रिसर्च पेपर के बारे में, ठीक है। रिसर्च पेपर जो हमारा रिसर्च आर्टिकल, ठीक है, रिसर्च आर्टिकल जब हम लिखते हैं तो वो हम कैसे लिखते हैं। रिसर्च आर्टिकल लिखने के बाद अब हम उनको पब्लिश करने हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर क्या, एक बार क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में कि जो रिसर्च पेपर होते हैं क्या हम उसको 2 पब्लिकेशन में डाल सकते हैं, एक पेपर को 2 पब्लिकेशन में डाल सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे थे, तो इसका आंसर यस हम डाल सकते हैं। बट क्या रीज़न था, कब डाल सकते हैं, जब हमारा एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है वो इतना बड़ा है कि आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसकी आप एक समरी तो एक पब्लिकेशन में डाल दो, ठीक है। और जो उसका पूरा पेपर है ना, कंप्लीट पेपर, कंप्लीट, वो आप दूसरे पब्लिकेशन में डाल दो। तो इसके थ्रू आप ना 2 पब्लिकेशन में इसको, अलग अलग पब्लिकेशन होगा ना, तो आप इसको अलग अलग उसमें कर सकते हो, जिससे आपके 2 पब्लिकेशन में हो गए। बट ये अगर स्मॉल पेपर है, स्मॉल पेपर है तो आप उसको 2 पब्लिकेशन में नहीं डाल सकते, कभी भी नहीं। तो इसके लिए आपको एक पब्लिकेशन इनफ होगा। तो 2 पब्लिकेशन में वही, एक में समरी डालिए और एक में पेपर का कंप्लीट सारी चीज़ें डालिए, तो वही होता है हमारा रिसर्च आर्टिकल को जब करना है, ठीक है। अब हम इसके बाद करेंगे फुट नोट क्या होता है, ठीक है। आपको फुट नोट के बारे में पता होना चाहिए, ये मैं बताती हूँ। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उस चीज़ को मैं बताती हूँ। ये हमारी 4 तरह की चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। IBID डॉट क्या होता है, OP डॉट साइट क्या होता है, एट ऑल क्या होता है, एट ऑल तो आपको सबने पढ़ा होगा, अभी थीसिस लिखी होगी, डिसर्टेशन लिखी होगी। लॉक साइट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। इसके बाद हम एक में पढ़ेंगे जो हमारा थीसिस एंड डिसर्टेशन,
में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी मैं बताऊंगी। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद जो आपका रिसर्च की जो यूनिट है वो कवर अप हो जाती है, ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई आपकी रिसर्च की यूनिट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपने इतना पढ़ लिया तो इतना आपके लिए इनफ है। बट ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। लाइक मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसको समराइज वे में सारी चीज़ों को लेके आएंगे, कवर अप करेंगे। तो इतना अगर आप कर लोगे तो आपका रिसर्च का जो है ना यूनिट कंप्लीट हो गई है पेपर 1 के लिए, और आप रेडी हो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना, एंड ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए लेके आऊँगी इसका सेकंड पार्ट, जिसमें मैं इसकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी जितनी हमारी रह गई है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे हमने इसको कंप्लीट किया वैसे ही हम टीचिंग एप्टीट्यूड को आने वाले टाइम में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने ये वीडियो पता है सेकंड टाइम शूट करी है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम शूट किया था मेरी ये वीडियो करप्ट हो गई थी, तो मैंने दोबारा से इसको राइट अप किया है। तो बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए। चलो बाय बाय।